हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था जिसमें काफी क्लासेस हो चुकी है और आज की क्लास में फिर से हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं जिसकी। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब सिलेबस कंप्लीट ही है। आपने सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो पे क्लिक किया है, तो वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही खास होने वाला है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन से लेकर लो लेवल के क्वेश्चन सब मिक्सअप है। सारे सब्जेक्ट का मतलब सारे जो चैप्टर है, हमारे सारे जो टॉपिक है, उन सबका मिक्सअप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक को सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही शानदार क्लासेस हो रखी है। आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करा रखे हैं। हालांकि इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को मिक्स करके मिक्सअप क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस शानदार सेशन को, इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों से, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। हालांकि एक्सप्लेन करने के लिए मैं खड़ा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन खुद करेंगे, उसके बाद ही अपने आंसर को मैच करेंगे, मिलाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? अ वोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर्स अप स्ट्रीम एंड 45 मिनट्स इन डाउन स्ट्रीम। फिर बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वोट एंड द स्ट्रीम। स्पीड फाइंड करना वोट की और स्ट्रीम की। तो वोट और स्ट्रीम नाम का जो टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने, उसका क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक था ये, बहुत ही शानदार टॉपिक था ये। आई होप आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा। जिसको नहीं आता वोट एंड स्ट्रीम, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ओवरव्यू कर लेता हूं कि क्या क्या होता है वोट एंड स्ट्रीम में। और जिसको पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपको पूरे डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी कराया जा चुका है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वोट है, आपके पास, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड इस साइड है और वोट हमारी इस साइड जा रही है। जो वोट की स्पीड है उसे एक्स से डिनोट किया जा रहा है और स्ट्रीम की स्पीड को वाई से डिनोट किया जा रहा है। वोट की स्पीड को एक्स से डिनोट किया जा रहा है और स्ट्रीम की स्पीड को वाई से डिनोट किया जा रहा है। मान लेते हैं जिस डायरेक्शन में वोट की स्पीड है उस डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम की स्पीड है उसी में अगर वोट भी चले, उसी डायरेक्शन में अगर वोट भी चले, मतलब अगर स्ट्रीम हमारा इधर चल रहा है और वोट भी हमारा इधर चले, वोट भी इधर ट्रेवल करे, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसे हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम जब हो रहा है तो वोट की स्पीड और जो हमारा करंट है या फिर हमारा जो ये धारा है उसकी स्पीड का सम्मेशन हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में वोट की स्पीड और करंट की स्पीड का सम्मेशन हो जाता है, टोटल स्पीड आता है वोट की स्पीड और करंट की स्पीड का सम्मेशन। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में दोनों का सम्मेशन हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए वोट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और धारा जो करंट है वो भी तो कुछ स्पीड से फ्लो कर रहा होगा ना, तो वोट को पुश करेगा आगे की तरफ, तो वोट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका सम्मेशन लिया जाता है। बात करें अगर हमारी जो करंट है इस डायरेक्शन में चल रही है, करंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और वोट इस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब सेम डायरेक्शन में चले तो सम्मेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन को हम अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अपोजिट डायरेक्शन को हम अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और अप स्ट्रीम में आप सभी को पता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड का नेगेटिव लिया जाएगा, स्पीड का सम्मेशन लिया जाएगा। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड का नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा दोनों की स्पीड का। ठीक है, एक्स जो है वो स्पीड ऑफ वोट है और जो वाई है स्पीड ऑफ करंट है। तो चलिए इस कंसेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा ये
कंसेप्ट, ये छोटी सी की पॉइंट्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं वोट एंड स्ट्रीम, तो वोट एंड स्ट्रीम में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है, अ वोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर्स। जो वोट है वो 12 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में 1 घंटे में 12 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। अच्छा, टाइम दे रखा है, मतलब कि अगर 12 को, चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर अगर टाइम का फॉर्मूला लगाए हम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 घंटा। तो 12 किलोमीटर को जब 1 से 12 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक सेकेंड, वेट जस्ट अ सेकेंड। देखिए हम यहां से टाइम पता है हमें, तो स्पीड निकालेंगे हम। डिस्टेंस है हमारा 12 और टाइम हमारा 1, तो स्पीड आ गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है हमारी डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप स्ट्रीम में जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 12 है। इसी प्रकार से देखिए बोला गया है कि 12 किलोमीटर को ही, सेम डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर किया जा रहा है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और जब भी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आता है क्या, स्पीड। तो ये स्पीड, दूसरी वाली स्पीड आ गई। ये स्पीड किसकी आ गई, तो आप बोलेंगे ये स्पीड आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो 12, 60 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 चौक 12, 4 चौक 16, मतलब ये 16 आ गया। तो जो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड है वो 16 किलोमीटर है, और जो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड है वो 12 किलोमीटर है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वोट एंड स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 28। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 किलोमीटर। एक्स की स्पीड आ जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब वोट की जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर है। वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का समेशन 16 है, और एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू जो है, वोट की स्पीड जो है 14 है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 2 होगी। फिर स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वोट एंड स्ट्रीम। वोट और स्ट्रीम की स्पीड का बताना है कि वोट की स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगा। तो वोट की स्पीड जो होगी वो 14 किलोमीटर पर आवर होगी, और स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में बोला गया इफ a अपॉन बी इक्वल टू 7/6 है, a अपॉन बी की वैल्यू 7/6 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 6a प्लस 13b अपॉन 6a माइनस 13b। तो इसमें a और b की वैल्यू को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए मुझे, जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, 6a प्लस 13b है अपॉन 6a माइनस 13b है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए एक चीज कर सकते हैं, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर b से डिवाइड करेंगे और नीचे भी b से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6a अपॉन b हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13b से b कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे तो 6a अपॉन b हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13। तो a अपॉन b की वैल्यू 6/7 है, तो a अपॉन b की वैल्यू जो है 7/6 है, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13, और यहाँ पे आ जाएगा 7/6, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 13। तो 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 7 और 13 हो गया 20 हमारा, और 7 में से 13 गया, तो ये हो गया आपका 6, 6 6 12 और 13, ठीक है। तो ये आ गया 10, ये आ गया 3, तो -10/3 आपका आंसर आ जाएगा। -10/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत इजी वे में बताया मैंने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है a अपॉन बी की वैल्यू 7/6 है। क्वेश्चन में दे रखा है a अपॉन बी की वैल्यू 7/6 है। तो क्वेश्चन में बोला गया 6a प्लस 13b
अपॉन 6a माइनस 13b की वैल्यू बताना है। तो 6a प्लस 13b अपॉन 6a माइनस 13b की वैल्यू बताना है। तो हमें पता है a अपॉन b की वैल्यू दी है, तो क्यों ना क्वेश्चन को ही a अपॉन b में कन्वर्ट कर दे, क्यों ना क्वेश्चन को ही a अपॉन b में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दिया, b से डिवाइड किया ऊपर, तो 6a अपॉन b प्लस 13 आया, और नीचे आया 6a अपॉन b माइनस 13। तो a अपॉन b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 7 अपॉन 6 की, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 13 बचा ऊपर, और नीचे बचा 7 माइनस 13। तो 7 प्लस 13 हो गया हमारा 20, और 7 माइनस 13 हो गया हमारा माइनस 6, और उसको 2 से काटा तो 10 अपॉन माइनस का 3 आया, या फिर बोल सकते हैं माइनस 10 अपॉन 3 हमारा आंसर आएगा, माइनस 10 अपॉन 3 हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। बोला गया है 2 प्लस कॉस 49 डिग्री कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 49 डिग्री साइन 41 डिग्री की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए क्या होगा। 2 प्लस कॉस 49 डिग्री कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 49 डिग्री साइन 41 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को एक बार, जब तक आप ट्राई कीजिए, मैं जिसको नहीं पता उसके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अगर हम लिखे साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब लगता है जब थीटा का समेशन जो है 90 होगा, दो थीटा का समेशन 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही आप सभी को पता है कि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होगा, और इसका रेसिप्रोकल भी sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होगा। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट कब यूज किया जाएगा, सबसे पहले ये देखने वाली बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यूज हो रहा है तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब दो एंगल का समेशन 90 हो, जब दो एंगल का समेशन 90 हो तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगता है। देखिए यहाँ पे 49 और 41 का समेशन क्या है, तो आप बोलेंगे 90 है। यहाँ पे 49 41 का समेशन 90 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगेगा। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट दो आंसर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट दो आंसर आएगा। देखिए कैसे, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आंसर अगर मुझे टिक करना होता है तो दो को टिक करके आगे बढ़ चुका होता मैं, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे cos 49 डिग्री है, ठीक है। अब cos 41 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90, सॉरी cos 41 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस cos 49, क्योंकि 90 में से 49 माइनस करूंगा तो 41 आ जाएगा, तो cos 41 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 49। ऐसे ही यहां पे sin 49 दे रखा है, ठीक है, sin 49 दे रखा है। अब sin 41 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 49, 90 माइनस 49 करूंगा तभी भी 90 आ जाएगा, 90 माइनस 49 करूंगा तो 41 आ जाएगा। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगाते हैं, ये cos 49 को cos 49 लिखते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। थीटा हमारा 49 है तो sin 49 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखिए sin 49 डिग्री पहले से है हमारे पास, और sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे cos थीटा हमारा 49, तो 49। देखिए sin 49 cos 49 sin 49 cos 49, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बेस अगर क्लियर है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इजीली आप इसको दो टिक करके आगे बढ़ सकते थे।
आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं है तो आपको जरूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर हो सके। कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ प्रैक्टिस हो सके आप लोगों की। चलिए, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, PQR जो है कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द सेम वर्क। कहने का मतलब यह है कि PQR जो है, 3 आदमी है हमारे पास, PQR 3 लेबर हमारे पास, वो अलग अलग दिनों में काम करते हैं। मतलब P उसी किसी काम को, किसी दीवार को 10 दिन में बना देता है मान लीजिए, Q उसी दीवार को 15 दिन में बनाता है और R उसी दीवार को 20 दिन में बनाता है। तो तीनों को अगर साथ में लगा दिया जाए तो कितने दिनों में वो दीवार बन जाएगी, ये बताना आप लोगों को। दीवार जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक घर बनाना है या फिर एक बिल्डिंग बनानी है, एक टेबल बनाना है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। जल्दी से करके बताइए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे किया जाता है। टाइम एंड वर्क को डील करने के लिए एफिशिएंसी पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। अगर आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता है तो टाइम एंड वर्क आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी निकाल लिया आप लोगों ने और टोटल वर्क निकाल लिया तो टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जल्दी से बताइए इसको कैसे करेंगे। P जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, Q जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और R जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों का अगर एलसीएम लूं तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो टोटल वर्क क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर 60 यूनिट का काम है, 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। अगर 60 यूनिट का काम है, 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। और 60 यूनिट का काम है, 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में। कहने का मतलब यह है, नॉर्मली मैंने 60 को 10 से डिवाइड किया तो 6 आया, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आया, 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आया। ये हो गई एफिशिएंसी का रेशियो। जो येलो पेन से दिख रहा है आप लोगों को, वो एफिशिएंसी है उनकी, मतलब एक दिन में उतना काम वो कर सकते हैं। तो आपको बोला है कि तीनों अगर साथ में काम करें, मतलब तीनों की एफिशिएंसी सम हो जाएगी, तीनों एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। एक दिन में P जो है 6 यूनिट काम करता है, Q जो है 2 यूनिट काम करता है और R जो है 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल एक दिन में 11 यूनिट काम होगा। टोटल एक दिन में 11 यूनिट काम होगा। टोटल हमारे पास 60 यूनिट काम है, तो 60 यूनिट काम के लिए 11 यूनिट के हिसाब से टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 60/11 का टाइम लगेगा। 60/11 का टाइम लगेगा। और फिर बोल सकते हैं 11 पंजे 55, 5/11, 5/11 का टाइम लगेगा। 5/11 का टाइम लगेगा, मतलब 5 दिन 5/11 घंटे लगेंगे। 5 दिन 5/11 घंटे लगेंगे। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा इसमें जो आपको समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई स्टेप नहीं है इसमें जो आपको समझ नहीं आया हो। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। देखिए 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गया। ऐसे ही आपको करना है, कम से कम पेन का यूज करना है ताकि आपका समय बच सके। आपका समय बहुत ही कीमती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप 2 सेकंड भी बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 720 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 915 डिवाइडेड बाय 15 माइनस m प्लस 35 इंटू 5 इक्वल टू 1104 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 111 डिवाइडेड बाय 37। द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट। इसमें m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए। सारे टॉपिक के क्वेश्चन करने देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, साथ ही साथ एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीख रहे होंगे। अपना फीडबैक भी साथ साथ देते रहिए। साथ ही साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होने वाली है, बिल्कुल फ्री क्लास है, जिसका इसका फाउंडेशन बैच जो है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन हम साथ साथ प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है 720 डिवाइडेड बाय 8, 720 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 915 डिवाइडेड बाय 15 माइनस m प्लस 32 इंटू 5 इक्वल टू 1104 डिवाइडेड बाय 16। आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि मैं कैसे काट रहा हूं, क्या क्या प्रोसेस कर रहा हूं वो समझ पाए आप। आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोसेस करेंगे आप, सीधा प्रोसेस करेंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, सीधा प्रोसेस करना है आप लोगों को। या फिर आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन लिखने में, आप लोगों को कुछ ही सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लिख के अगर आप सही कर पाते हैं तो क्वेश्चन लिख के ही कीजिए, जरूरी नहीं है कि बिना क्वेश्चन लिखे भी करें, ठीक है। मेन फोकस ये होना चाहिए सही टाइम में हम सही क्वेश्चन कर पाए। अगर हम टाइम सेव करके ही गलत आंसर टिक करके बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है टाइम सेव करने का। चलिए देखते हैं, 72 9 8 72, यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, बचा क्या 5, 80 और 10 90, 15 और 1 16, तो 165 आ गया। 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नीवी 135। एक सेकंड, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90 हो गया, बचा 1, 15 एकम 15, 61 आएगा, ठीक है। और ये 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 या 15 और 1 16, 160 आ गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 37 को डिवाइड करेंगे तो 37, पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 37 को छोड़ के पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 9 10 11, बचा 3 हमारे पास, 7 चौक 28, बचा 2, 6 चौक 24। अब 37 से कट सकता है क्या, 37 से कट सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। 37 से अगर कट रहा है तो काटेंगे। 37 से 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 छक 42, 37 छक कितना हो गया, 7 छक 42, 4 6 18 और 4 22, 18 और 4 22। 2 से काटते हैं, 2 से अगर काटें तो ये आ जाएगा, तो एक कम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4, तो 7 चौक 28, 4 तिया 12, 13 14। अगर हम 3 से करें तो 7 तिया 21, 3 तिया 9, 10 11, नहीं 37 से तो नहीं कटेगा। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 90 प्लस 61 माइनस m प्लस 160 इक्वल टू 123 इंटू 123 इंटू 111, 111 अपॉन 37 इंटू 2, 37 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 90 और 60 151, 151 और 161, 151 और 160 जो है, 151 और 160 जो है हमारा 1 6 5 11, 1 2 और 1 3, तो 311 हो गया, 311 हो गया, तो ये हो गया 311। और इसको अगर इस साइड लेके आए तो 123 इंटू 111 अपॉन 37 इंटू 2 इक्वल टू m। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सबसे पहले 123 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 123 आना चाहिए, 123 आना चाहिए। देखिए 123 तो 3 3 2 5, 3 2 5 1 6, 3 1, तो ये आएगा ऊपर आपका 13 65 3, और नीचे आ जाएगा 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7 74।
ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही हमें। अब 311 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 4 या 12 7 7 7 या 21, तो 4 7 4 11 7 और 2 9 1 10 1 1 2 और 1 3 और 2 23 0 14 23 0 14 क्या आ जाएगा 23 0 14 माइनस 13 653 और यह आ जाएगा 74 इक्वल टू m। तो इसमें से 13 653 अगर माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 11 में से 6 गया, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 2, 12 में से 3 गया 9, तो 9 3 6 1 अपॉन 74 आपका आंसर आएगा। m की वैल्यू आएगी 9361 अपॉन 74, 9361 अपॉन 74 आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आप लोगों को, कैलकुलेशन तो आती होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग 22 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप में आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप में आंसर आएगा। अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हैं तो करके बता दीजिए जल्दी से, अगर आप सॉल्यूशन कर पाते हैं तो जल्दी से करके बता दीजिए। देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाता है, देखते हैं कौन कौन सॉल्यूशन कर पाता है, जल्दी से आंसर करके बताइए। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में से 10 प्लस 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 9, 10 और 3 13, 13 में से 4 गए 9 बचा, तो इसे सॉल्व करके आपको 9 आया। माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 9 हो गया, 6 में से माइनस का 9 हो गया, मतलब माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 बचा और ब्रैकेट के बाहर माइनस पहले से है, तो 9 और 3 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 9 और 3 12 हो गए हमारे पास। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 12 को 2 से करेंगे तो 6 और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 6 या 18, 22 में से 18 गए तो 4 आ गया आंसर। तो लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप 4 टिक करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता है किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा स्टेप पहले सॉल्व करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट होता है हमारे पास, फिर दूसरा ये वाला ब्रैकेट होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है हमारे पास। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे लास्ट में इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसी स्टेप को, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को और फिर इस वाले ब्रैकेट को, जिससे कि हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप आपका भी आंसर 4 आ रहा होगा। क्लियर है ना, क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, A can complete a task in 9 days and B in 12 days. If they work together on it for 5 days, then the fraction of work left is what? आपको बताना है, A जो है किसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, A जो है किसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, B 12 दिनों में कर लेता है। अगर दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम बचा है, कितने काम का फ्रैक्शन बचा हुआ है, फ्रैक्शन कितने काम का बचा हुआ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। काम का फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले काम कितना बचा ये करके बताइए मुझे, जल्दी से करके बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका आंसर, देखते हैं कौन है महान जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाता है, कौन है बाजीगर जो इस क्वेश्चन में बाजी मार के ले जाता है। आ गया? करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए जो है किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी जो है किसी काम को 5 दिनों में करता है। अगर इनका हम एलसीएम निकालने जाए तो 45 आ जाएगा, एलसीएम 45 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी जो जाएगी 5 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। मतलब आपको पता है कि टाइम का जो
टाइम के रेशियो का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम के रेशियो का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो 9:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:9 आ गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं, रेशियो में भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा, ऐसे सिंपल वे में बता रहा हूं कि इनका एलसीएम लीजिए 45 आएगा। अब 45 को 9 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो इसका बी की एफिशिएंसी 9 आ गई और ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब दोनों साथ में काम करेंगे, मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का समेशन हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, मतलब एक दिन में 14 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो इसने बोला 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 6 7, 1 सेकेंड। तभी मैं सोचू इतना ज्यादा काम कैसे हो गया। यहाँ पे 12 दिन था, बी 12 दिन में कर रहा है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो इसका आ जाएगा 36, टोटल वर्क आ जाएगा 36, 12 किया 36, 9 चौक 36। तो ए और बी दोनों मिलके, ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3, दोनों की एफिशिएंसी का समेशन हो जाएगा 7। अब बोला क्या है कि दोनों मिलके 5 दिनों तक काम करते हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 यूनिट काम करेंगे। 35 यूनिट काम हो चुका है, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क बचा कितना है, लेफ्ट कितना है, तो 35 यूनिट, 36 में से 35 क्या, एक काम बचा हुआ है, और इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो टोटल काम कितना है, जो बच गया ऊपर लिखना है, टोटल काम अपॉन में लिखना है, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो टोटल काम 36 था, मतलब 1/36 जो वर्क है, 1/36 जो वर्क है वो हमारा बच चुका है, 1/36 जो काम है वो हमारा बच चुका है, 1/36 यूनिट काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखिए 2 स्टेप में आंसर आया था। ऐसे ही आपको कम से कम पेन यूज करना है, मैं समझाने के लिए 2 स्टेप लिख रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर इंडिविजुअल इस टॉपिक का, चैप्टर का, इस टॉपिक या इस चैप्टर का क्वेश्चन करना है टाइम एंड वर्क का, तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मैथ में जाके देखिए कि टाइम एंड वर्क के कितने सारे क्वेश्चन कराए गए हैं प्रीवियस ईयर के। आई होप आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी उस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन ट्रेवल 5 टाइम्स एट द फास्टर एज द बस। जो एरोप्लेन है वो ट्रेवल करता है 5 गुना बस से 5 गुना ज्यादा तेज चलता है एरोप्लेन। ठीक है, इफ द बस कवर 60 किलोमीटर इन 80 मिनट, 60 किलोमीटर जो है बस वो 80 मिनट में कवर करती है, व्हाट डिस्टेंस विल बी द एरोप्लेन कवर इन 25 मिनट्स। तो एरोप्लेन जो है 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। ये हमारा एरोप्लेन है और ये हमारी बस है। एरोप्लेन और बस का जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो 5:1 है। जो एरोप्लेन है वो 5 टाइम्स फास्टर है बस से, 5 टाइम्स फास्टर है बस से। ठीक है, तो एरोप्लेन का रेशियो और बस का रेशियो जो है एफिशिएंसी का वो 5:1 है। तो आपको बोला इफ द बस कवर 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, 60 किलोमीटर जो है 80 मिनट्स में कवर करता है, बस जो है 60 किलोमीटर 80 मिनट्स में कवर करता है, मतलब कि कितने घंटे ले रहा है ये, इसको घंटे में अगर कन्वर्ट करें हम तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम टाइम और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, टाइम और डिस्टेंस को, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड निकाल लेते हैं, सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं हम। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस है हमारा 60 किलोमीटर और टाइम कितना है 80 मिनट, जिसे हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 60/80 इंटू 60, तो 0 से ला गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3, और अगर हम 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 तिया 45। तो जो बस की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, बस की स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक की वैल्यू है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 25 मिनट में
25 मिनट में एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 45 किलोमीटर, अगर ये एक यूनिट की स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर की है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 45 इंटू 5 करना पड़ेगा, 45 इंटू 5 करना पड़ेगा, 55 25, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी एरोप्लेन चल रही है। 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी एरोप्लेन चल रही है, एरोप्लेन उड़ रही है 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 225 एरोप्लेन उड़ रही है 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम जो होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। तो कितना डिस्टेंस किलोमीटर में? तो किलोमीटर में स्पीड तो पता है, आप टाइम को आवर में चेंज कर लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो यह आ जाएगा 25/60। तो यह हो जाएगा 5 से करेंगे तो 55 25, 12 पंजे 60, 12 से कट सकता है क्या? 5 4 9, मतलब 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, और अगर हम इसे 3 से काटे तो 7 या 21, 1 22, 5 या 15, तो 75 इंटू 5, 75 इंटू 5, 55 25, बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 37/4, 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36 हो गया, बचा 1 37, 4 तिया 12, 12 और 3 15, अब हो गया 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27, सॉरी 8 चौक 32 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और ये हो गया 5 चौक 20। तो 93.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी एरोप्लेन जो है 25 मिनट में। 93.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, 93.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो देखिए क्वेश्चन में बोला था एरोप्लेन जो है ट्रेवल करती है 5 टाइम्स एज फास्टर अ बस, तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 5:1, एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 5:1, ठीक है। अब बोला गया बस जो है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 80 मिनट में कवर कर रहा है, मतलब कि अगर हम टाइम को घंटे में कन्वर्ट करें और स्पीड निकालना चाहे बस की, तो स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड आ गया बस का हमारा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो एक यूनिट की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 किलोमीटर पर आवर आया, 225 किलोमीटर पर आवर आया। आप सबको पता है स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिस्टेंस निकलता है। तो 225 को टाइम से मल्टीप्लाई किया 25 से, 25 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा, और इनको सॉल्व किया तो 93.75 किलोमीटर आया हमारा, 93.75 किलोमीटर आया हमारा। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन में बोला गया है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3/2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा? cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा? बताइए। cosec थीटा और cot थीटा में रिलेशन पता होना चाहिए आप लोगों को, रिलेशन पता होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बताइए, cosec थीटा और cot थीटा में रिलेशन पता होना चाहिए आप लोगों को, रिलेशन पता होगा। देखिए cosec थीटा और cot थीटा में रिलेशन जो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सबको क्लियर है? क्लियर होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो अगर हम cot थीटा को उस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, मतलब cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि cosec थीटा जो है cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 3/2 है, और हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 2/3 आ गई हमारी cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। देखिए एक इक्वेशन cosec थीटा प्लस cot थीटा 3/2 है, और दूसरी इक्वेशन cosec थीटा प्लस cosec थीटा माइनस cot थीटा
2/3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ से 3/2, तो यहाँ से ये कट गया, 2 cosec थीटा इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 4 और ये हो जाएगा 3 3 9 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा cosec थीटा। तो 13/12 आ जाएगा cosec थीटा की वैल्यू। cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगा 13/12। आई होप क्लियर होगा। cosec थीटा की वैल्यू आया 13/12, cosec थीटा की जो वैल्यू आई है वो 13/12 के बराबर आई है, 13/12 के बराबर आई है। आपका भी यही आ रहा होगा, इसमें उम्मीद करता हूं। तो देखिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। हमें पता है कि cosec और cot में कुछ रिलेशन होता है, हमें पता है कि cosec और cot में रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तो माइंड में चल ही रहा होगा, और हमें याद होना चाहिए कि अगर cosec प्लस cot की वैल्यू 3/2 है, तो इसका अगर नेगेटिव साइन करना है, बीच में अगर साइन चेंज करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो सेम चीज को साइन चेंज करके हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। सेम चीज को हम साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। मतलब ये पता है तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ, साइन चेंज अगर करके मुझे निकालना है तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है, जो मैंने इतना प्रोसेस करके बताया वो आप इजीली एक स्टेप में लिख सकते हैं। और फिर यहां से cot थीटा से cot थीटा चला जाएगा, 2 cosec थीटा इक्वल टू ये दोनों प्लस करके, और फिर आपका इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ऐसी tan और sec में हो सकता है, ऐसी sin और cos में हो सकता है। ओके क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ए बी alone can do the same work in 36 days. How many days can C alone complete the same work? आपको बोला है ए बी सी जो है, ए बी सी जो है, तीनों मिलके किसी काम को 12 दिनों तक करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ए और बी जो है किसी काम को, ए और बी जो है किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए सी कितना टाइम लेगा अकेले। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 36, टोटल वर्क हमारा 36 आ गया। एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिया 36, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब a प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और a प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है, तो c की एफिशिएंसी डायरेक्ट हमें 2 मिल जाएगी। c की एफिशिएंसी हमें डायरेक्ट 2 मिल जाएगी। 2 की एफिशिएंसी एक दिन में 2 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो 36 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 से डिवाइड कर देंगे 36 को, मतलब 18 दिनों तक काम कर लेगा। 18 दिनों में सी अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा, सी सेम काम को 18 दिनों में करेगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। सी अकेले काम को 18 दिनों तक कर लेगा, 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा, वो काम को कंप्लीट कर देगा 18 दिन के अंदर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है आपका सरफेस एरिया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन में बोला गया इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर स्फीयर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्यूब का, क्यूबॉइड का, फिर हेमिस्फीयर का। जल्दी से बताइए, जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो आप बोलेंगे ए क्यूब होता है। जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। और सिलेंडर की जगह अगर कोन हो हमारे पास तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारे जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, टीएस से क्लियर होना चाहिए, सीएस से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाए। आई होप क्लियर होगा स्फीयर का वॉल्यूम, आई होप क्लियर होगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या है। अगर डायमीटर की वैल्यू डी की वैल्यू जो है
7 के बराबर है, तो आर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर का हाफ होता है आर रेडियस हमारा। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है, आर क्यूब मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये आ जाएगा 7 7 49 इंटू 22, 3 दूनी 6। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, तो 49 दूनी हो जाएगा आपका 98 इंटू 11/6। 98 इंटू 11/6, इसको 2 से काट सकते हैं ना, 11, एक सेकेंड, 2 से काट दिया हमने डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या बचा 49, 7 7 जा 49 अपॉन इंटू 11/3। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, आपको सिखाया गया था कि पहले 4 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, 9 और 4 13 होता है, तो 3 और कैरी 1, तो ये हो जाएगा 5। तो 539/3, 539/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, बचा 2 5, 7 या 21, 22 23, और 9 या 27, 28 29, बचा 6 या 18 19 20। राउंड ऑफ करना है, क्या बोला है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो 6 या 18 19 20, 6 या 18, मतलब कि 179.66 हमारा आंसर आएगा। 179.66 हमारा आंसर आएगा। 179.66 हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आई होप आ गया होगा, आ गया ना, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। 1755 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका अगर आंसर हम निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या आ सकता है हमारा। 1755 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा 8 माइनस 28/4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, एक बचा, एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 39 5 से 15, 5 से करें तो 9 पंचे 45, नहीं 4 से करें तो 9 चौक 36, बच्चा क्या 3, 4 या 12 और 3 15, ठीक है। तो 4 से किया तो 156 आया, 175 में से 156 गया, 175 में से 156 गया, तो 15 में से 6 गया, 9 6 15, तो ये हो गया 6 हमारा, ये हो गया 1, 19 बचा, तो 195 बच गया। तो अगर हम 9 पंजे 45 कर दे और 5 या 15 4 19, तो 5 से जाएगा, 39 पंजे होता है 195, तो 45 इंटू, इसको सॉल्व करके 1 आया था और -2, तो 45 में से 2 गया, 43 हमारा आंसर आएगा। 45 में से 2 गया, 43 हमारा आंसर आएगा। 45 में से 2 माइनस करेंगे तो 43 हमारा आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। 43 आ रहा है आप सभी का आंसर, आप सभी का आंसर 43 आ रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका 43 ही आ रहा है और आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार थे और ये क्वेश्चन आपसे हो चुका है बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cosec 30 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पिछली क्लास में बताया गया था, इस क्लास में भी बताया गया है, इस क्लास में बताया नहीं जाएगा, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बताया नहीं जाएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि आपको पहले से याद होनी चाहिए और आपको याद भी होगी। देखिए cosec 30 डिग्री, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, तो sin का उल्टा होता है cosec, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 4, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3/2, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 3/2 हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू इन चारों में से क्या होनी चाहिए, सबसे कम वैल्यू इन चारों में से क्या है। तो सबसे पहले 625 का 12% निकालेंगे, 555 का 15% निकालेंगे, 720 का 10% निकालेंगे और 885 का 9% निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि उनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो 625 का 12% निकाल लेते हैं, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले 4 से करते हैं, तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, 25 इंटू 25 होता है हमारा 625, 25 तिया 75, तो यहाँ आ जाएगा 75। इसी प्रकार से 15% अगर निकाले हम 555 का 15% निकाले हम, तो 5 से करें तो 5 तिया 15, 5 से करें 5 नहीं 10, अगर हम 5 से करें तो 5 चौक 20, अगर हम 5 से करें तो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 3, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 33, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8, 4 2, 4 पंजे 20। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 83.25, यह आया था 75 के बराबर। अब इसका 10% तो 72 होगा, इसका 10% तो 72 होगा और इसका 9% निकाल लेते हैं, 845 का 9%, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 4, 9 चौक 36 और 4 40, बचा क्या 4, 9 8 72 और 4 76, क्या हो जाएगा 76.05, 76.05। तो क्वेश्चन में बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए एक है 75, 83.25, 72 और 76.05, तो ये आ जाएगा 72, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो 3 वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, 3 वाले ऑप्शन में सबसे कम वैल्यू मिलेगी हमें, 3 वाले ऑप्शन में सबसे कम वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है क्लियर है। हालांकि अगर देखने को देखे तो ये 9% है, 9% कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़ा है और ये 10% है लेकिन नंबर छोटा है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ये, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है हमारा वो होता है AB अपॉन सी। जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है जिसे हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, वो होता है अंडर रूट AB। जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा वो होता है हमारा B स्क्वायर अपॉन A। और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा, जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा वो होता है हमारा BC अपॉन A, BC अपॉन A, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको बताना है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा जिसे हम सेकंड प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन होना चाहिए हमारा, मीन प्रोपोर्शन होना चाहिए अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू ये पूरा है और बी की वैल्यू ये पूरा है, तो अंडर रूट के अंदर ये पूरा होना चाहिए, अंडर रूट ए मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का, देखिए ए प्लस बी, तो इसका होल पावर 4 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल पावर 4 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल पावर 4 हो जाएगा और ए माइनस बी का क्यूब और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी। तो पावर 4 है तो बाहर अगर रूट से निकाले तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो आई होप क्लियर होगा इतना। मीन प्रोपोर्शन जो होगा हमारा यही आएगा, मीन प्रोपोर्शन जो होगा हमारा क्या आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इफ cos 40 डिग्री प्लस एक्स, cos 40 प्लस एक्स इक्वल टू sin 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक वैल्यू पुटिंग करके और दूसरा जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं उससे, एक वैल्यू पुटिंग करके दूसरा नॉर्मली सॉल्व करके। तो इन दोनों को इक्वल करना है, तो हमें पता है sin 30 क्या होता है 1/2। अब cos 1/2 कहां होता है, तो cos 60 पे होता है, तो 40 में क्या प्लस करे कि 60 आ जाए, तो आप बोलेंगे 20, मतलब x की वैल्यू 20 होनी चाहिए। अगर 20 होगा तो 20 प्लस 40 60 हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर। दूसरा, अगर नॉर्मल अप्रोच देखें, इसका क्लासिकल अप्रोच देखें, तो इसका क्या होगा, देखिए आपके पास देखा है cos 40 प्लस एक्स और sin 30, तो आपको पता है sin 30 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 40 प्लस एक्स, sin 30 को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस करेंगे 30 आएगा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos थीटा होता है, तो cos 30 होता है, cos 40 प्लस एक्स। तो देखिए cos से cos चला गया, तो थीटा कंपेयर हो जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10, एक सेकेंड कुछ तो गलत है, यहाँ पे 60 था ना, ये यहाँ पे 60 था ना, थीटा 60 था, यहाँ पे 60, अब 60 में से 40 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आप 20 कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको सॉल्व करके निकालें। तो सॉल्व करके थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग करके इजीली निकाल सकते हैं आप, अगर आपके माइंड में ये प्रोसेस हो जाए तो, कि वैल्यू पुटिंग कब करनी है, इक्वल है तो कब इक्वल हो सकता है, क्या वैल्यू पुट करेगी इक्वल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 इयर्स। क्या रेट होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, जो सम ऑफ मनी है वो 3 गुना हो जाता है 16 साल में, 16 साल में 3 गुना हो जाता है, 16 साल में वो 3 गुना हो जा रहा है। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है, एक से सीधा 3 हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है यहाँ पे, एसआई कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 2 लग रहा है, एसआई 2 लग रहा है। एसआई प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे तभी तो अमाउंट आएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 हो जाएगा, तो 3 बन गया। और ये कितने साल में बन गया, तो आप बोलेंगे 16 साल में बन गया, 16 साल में बन गया। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल एसआई कितना है, तो 2 है, प्रिंसिपल कितना है 1 है, रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 16 साल, और अपॉन 100, तो 4 चौक 16, 25 चौक के 100, और ये 2 से काटेंगे 2, तो यह आ जाएगा आर की वैल्यू जो है आपकी वो 25/2, मतलब कि 12.5%। आर की वैल्यू जो है 12.5% के बराबर आएगी, आर की जो वैल्यू है वो 12.5% के बराबर आई होगी। आपने भी ऐसा ही किया होगा, ऐसे ही करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ट्रिपल हो जा रहा है 16 साल में, तो ये अपने 6 टाइम कब से होगा, या फिर 5 टाइम्स कब हो जाएगा। तो अगर ट्रिपल हो रहा है अगर 16 साल में, तो मान लेते हैं 5 टाइम्स कब हो जाएगा, कितने साल में 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2 का, इनके बीच में 4 का लग रहा है, तो 2 गुना हो गया ना, इसका 2 गुना हो गया, तो टाइम का भी 2 गुना, 32 साल में ये 5 गुना हो जाएगा, 32 साल में ये 5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इसे क्रिएट किए जा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कर लेंगे ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में बोला है फाइंड 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, आई होप आप पेन भी ना उठाएं और ऐसे ही कर ले। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, एलसीएम क्या आया साइन थीटा, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आंसर होगा आपका। या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा डॉट कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ऑप्शन में आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं दिया जाए तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव ओवन इज 15,990 रुपए एंड इट्स इज सोल्ड बाय 12,792 रुपए। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर। बहुत ही सिंपल है, देखिए 15,990 रुपए का जो माइक्रोवेव था उसे 12,792 रुपए में बेच दिया, मतलब डिफरेंस कितने का आया, तो आप बोलेंगे 10 में से 2 गया 8 बचा, या 8 में से 18 में से 9 गया 9 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, अब ये हमारा बचा 5 में से 2 गया 3 बचा और 0 का 0, मतलब 3,198 रुपए का 3,198 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 3,198 रुपए का डिस्काउंट दिया है किस पे, 15,990 रुपए में, 15,990 रुपए पे। तो ये कितना परसेंट है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये कितना परसेंट है, कितने परसेंट का आया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका कितना परसेंट आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया कौन सा प्रोसेस कैसे करना है, कैसे आंसर निकालना है, आप इसका कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में बोला है कि -7p -3q -8p -4q -10p की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करते ही आ जाएगा हमारा 8p -4q प्लस 10p, तो यह हो जाएगा 10p और 8p 18p -4q के बराबर। और इस ब्रैकेट के अगर बाहर देखें तो साइन चेंज हो जाएगा -18p प्लस 4q और ये 3q के बराबर है, तो 3q प्लस 4q 7q -18p और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो -7p तो पहले से है और माइनस अगर साइन चेंज करे तो 7q हो जाएगा और प्लस 18p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 11p -7q, 11p -7q, 11p -7q आपका आंसर आएगा। 11p -7q आपका आंसर आएगा। ठीक है, 11p -7q आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि क्लास को आपने एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, मैथ के ऐसा कोई सा भी टॉपिक हो जिसमें डाउट हो आपको, जो समझ नहीं आ रहा होगा या सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रेगुलर अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ कोई चैप्टर है जो नहीं आ रहा आप लोगों को, तो सबसे पहले तो मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर वहां से भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए ताकि हम दोबारा उसका वीडियो बना सके, दोबारा आपके अकॉर्डिंग और इजी वे में उसे समझा सके। पहले से इजी वे में समझाया जा चुका है और इजी वे में समझा सके ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और आप लोग उससे कुछ सीख सके और आप अपने तैयारी में बूस्ट कर सके, तैयारी को अच्छे से अच्छे लेवल पे ले जा सकें। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।